प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा हालांकि हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचय हम जान लेंगे। हालांकि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो इसलिए इसमें हम आपको बहुत विस्तार में हम आपको नहीं बताएंगे और सामान्य तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचय और उसके बाद अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचय एवं अवधारणात्मक ढांचा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की सुरक्षा। एकता, अखंडता और संप्रभुता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्र की ये मूलभूत आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं मूर्त तत्व, अमूर्त तत्व। जैसे एक मनुष्य के लिए भोजन, कपड़ा और मकान इसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की एक जो मूल आवश्यकता है वो होता है एकता, अखंडता और संप्रभुता। अर्थात राष्ट्र हमेशा एक बना रहे, राष्ट्र हमेशा खंडित ना हो, जाति पाति धर्म के नाम पर विभाजित ना हो, आपस में लड़ते ना रहे लोग, यानी अखंड बना रहे। और राष्ट्र की सरकार अपने अंदर और बाहर के कार्यों में बिल्कुल स्वतंत्र रहे, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। अर्थात राष्ट्र पर किसी का दबाव ना रहे, राष्ट्र पूर्ण रूप से अपने और अंदर और बाहर के कार्य अपने द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के मामले में स्वतंत्र रहे, किसी का भी दबाव महसूस ना हो, उसे हम लोग संप्रभुता कहते हैं। यानी बाहरी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप ना हो, राष्ट्र अपने में आजाद रहे, जो चाहे वो कर सके, जिसे हम कहते हैं संप्रभुता। अब उदाहरण के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि जैसे भारत आज संप्रभु राष्ट्र है, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो चाहें अंदर से लेके बाहर के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, लेकिन आजादी के पहले हम संप्रभु नहीं थे। राज्य तो हमारा था, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। जो भी हमारा निर्णय होता था वो अंग्रेज लेते थे। हम अपने आप में आजाद नहीं थे, हम गुलाम। ठीक है, चलिए। सुरक्षा कोई स्थिर दफा नहीं है, अर्थात स्थिर नहीं है बिल्कुल हितों की तरह। आज जिन चीजों की सुरक्षा है, कल हो सकता है दूसरे चीज की सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रीय हित निश्चित नहीं है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सुरक्षा का क्षेत्र व्यापक है। व्यापक का मतलब विस्तृत है, यानी सुरक्षा को हम केवल शारीरिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। केवल ये नहीं है कि हम पर आक्रमण हुआ है तभी हम सुरक्षित हैं। आक्रमण नहीं होने की दफा में भी हम लोग पूर्णतः सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अगर राष्ट्र के अंदर भोजन नहीं होगा तब भी सुरक्षित नहीं है। वस्त्र, मकान, कपड़े, दवाओं की व्यवस्था नहीं है, बीमार होकर मर जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह है, एक राष्ट्र कोई आक्रमण की दृष्टि से ही जो है उसके ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है। आज के समय में उसके ऊपर कई प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जैसे हम अभी एक पार्ट में हमने आपको बताया भी था ना कि राष्ट्र के ऊपर कितने प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। अब ये कह नहीं सकते जैसे, इसलिए अस्थिर, इसको स्थिर क्यों नहीं कहते? अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक महामारी आ गई थी, कोरोना, ओमिक्रॉन आ गया था, कोरोना आ गया था। क्या ये पहले से खतरा था? हम लोगों को मालूम था कि ये भी खतरा कभी आएगा? नहीं मालूम था। तो इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा की कोई स्थिर दफा नहीं होती, और राष्ट्र पर किस चीज का खतरा कब मंडराने लगे इसको कोई कह नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला है रक्षा या प्रतिरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मात्र एक अंग है। रक्षा या सुरक्षा को रक्षा या प्रतिरक्षा। तो रक्षा का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी पे आक्रमण करे तो वहां जो है रक्षा शब्द जोड़ा जाता था, जबकि पहले हम रक्षा और सुरक्षा ये सबको जो है आक्रमण से ही बचाव को हम लोग सुरक्षा मान लेते थे। लेकिन आज के समय में जब युद्धों की संख्या कम हो गई है, तो रक्षा तो सिर्फ सैनिक आक्रमण से बचाव को ही रक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी सुरक्षा में हर चीजों से रक्षा एक अंग हो गया। आक्रमण करने से बचाव वो, यानी आक्रमण करने से बचाव रक्षा, अन्य चीजों यानी सभी चीजों से बचाव को हम सुरक्षा कहते हैं। तभी इसको कहते हैं, इसकी एक व्यापक अवधारणा हो चुकी है। ठीक, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। सेना एवं सामरिक क्षमता, ये तो फिर रक्षा में आ जाएगा, लेकिन और चीजें हम जोड़ते हैं तो उनमें सुरक्षा आ जाएगा। गुणात्मक जनसंख्या। गुणात्मक का मतलब कार्यशील, क्रियाशील, कारगर, कारगारी। मतलब ये ना हो कि घर पे बैठी जनसंख्या, नहीं। जो जनसंख्या, गुणात्मक का मतलब वही है, वो जनसंख्या जो किसी विशेष कार्य में निपुण हो और राष्ट्र को अपने गुणों और कार्यों से कोई सहयोग दे रहा हो, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है। यानी सामरिक क्षमता,
जरूरत पड़ती है सीमाओं की रक्षा के लिए, जनसंख्या की जरूरत पड़ती है राष्ट्र के अंदर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सीमाओं पर लड़ने के लिए सैनिकों के रूप में, इंजीनियरों के रूप में, मजदूरों के रूप में, कारीगरों के रूप में, यानी हर प्रकार से जनता की जरूरत तो पड़ती ही है, खास करके वो जनता जो राष्ट्र के किसी चीज में योगदान दे रही है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता। आज सुरक्षा, क्योंकि औद्योगिक युग चल रहा है, उद्योगों का जमाना चल रहा है, तो इसलिए अगर राष्ट्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, चाहे खनिज हो, चाहे राष्ट्र के ऊपर की चीज हो, ठीक है, संसाधन में लोहा, लकड़ी और ये खाद्यान्न, या अंदर के खनिज में क्या आ जाता है जो खोदने से जो मिलता है, यानी कच्चा माल भी हो सकता है। तो आज के समय में अगर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अगर हमारा राष्ट्र कमजोर है, तब भी हम पूर्णतया सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे उद्योग धंधे आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी दूसरों के द्वारा ही हमको, दूसरों के सहारे ही वो संचालित किए जा रहे हैं। क्योंकि कच्चा माल अगर हमको जहां से मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हम संचालित अपने उद्योगों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है सुदृढ़ अर्थतंत्र एवं मजबूत राजनैतिक मंच। अर्थतंत्र का मतलब अर्थव्यवस्था। वैसे भी अर्थव्यवस्था को प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। एक राष्ट्र अगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है तो समझ लीजिए आज का युद्ध नहीं लड़ सकता और अपना किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता। क्योंकि राष्ट्र का कोई भी विकास कार्य हो, चाहे सड़क बनवाना हो, चाहे नहरें खुदवाना हो, चाहे रेलवे लाइन बिछवाना हो, चाहे बसों का निर्माण करना हो, चाहे रेलवे का निर्माण करना हो, जो कुछ भी कार्य होता है, बिल्डिंग हो गई, चाहे जो भी चीज, बिजली हो गई, खंभे हो गए, मतलब जो कुछ भी राष्ट्र का विकास कार्य होता है सब किसके दम पे होता है? अर्थव्यवस्था के दम पे, पैसे के दम पर। वर्तमान युद्ध तो इतने महंगे हो गए हैं कि एक कमजोर राष्ट्र वर्तमान युद्धों को लड़ ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं रोटी से भी ज्यादा महंगा होता रहा है हथियार। एक परमाणु बम बनाने में कितना पैसा खर्च हो जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। अर्थात अब आप समझ सकते हैं सबसे महंगी धातु के, सबसे महंगा तत्व के रूप में यूरेनियम को माना जाता है, ठीक है, जिससे परमाणु बम बनता है। अब वो परमाणु बम किस लिए बनता है? विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए बनता है। ठीक है, तो आज का युद्ध जो है, या आज का राष्ट्र का संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे। अगला है मनोवैज्ञानिक तत्व। राष्ट्र की सुरक्षा में मनोविज्ञान का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस पे बिल्कुल वही सिद्धांत कार्य करता है, चाहे लड़ाई हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे खेल कूद का मैदान हो, चाहे अंदर घर के राष्ट्र के विकास के कार्यों का मैदान हो, फील्ड में जैसे उद्योगों का कार्य हो, चाहे जो भी कार्य हो, मनोबल का विशेष महत्व होता है। अर्थात यही सिद्धांत कार्य करता है कि अगर हम कोई कार्य मन लगा के करते हैं तो कार्य हम बेटर ढंग से कर पाएंगे, अगर कोई कार्य हम बेमन से करते हैं तो उस कार्य में गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए नेपोलियन ने खुद कहा है कि एक उच्च मनोबल से युक्त सैनिक 3 साधारण सैनिकों पर भारी पड़ता है। ऐसा जो है ऐसा युद्ध के देवता नेपोलियन ने कहा है। ठीक है, अगला है औद्योगिक एवं भौगोलिक तथ्य। औद्योगिक विकास के बारे में तो हम आपको भी पार्ट में बता ही चुके हैं। आज की सारी व्यवस्था ही उद्योगों पर निर्भर है, चाहे रक्षा व्यवस्था हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे जो भी हो, सारी व्यवस्था उद्योगों पर निर्भर है। हम लोग खुद भी उद्योगों पर निर्भर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिन दैनिक चीज़ों का यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जो उद्योगों में ना बनता हो। कपड़े यूज कर रहे हैं, कपड़ा भी उद्योगों में बनता है। ठीक है, कुर्सियों पे बैठते हैं, मेज, अलमारी, घर, जो कुछ भी है सबका निर्माण फैक्ट्रियों में ही हो रहा है। खेतों में दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम उत्पादनों का प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर जुताई के लिए प्रयोग करते हैं, सबका निर्माण फैक्ट्रियों में हो रहा है। यानी हम लोग खुद भी फैक्ट्रियों पर आधारित होते जा रहे हैं। तेल, साबुन, जो कुछ भी है सबका निर्माण वहीं हो रहा है। ठीक है, भौगोलिक तथ्य। भूगोल का मतलब सीमाओं की सुरक्षा। सीमाएं चाहे जैसे भी हों, जलीय हो सकती हैं, थलीय हो सकती हैं। जलीय में समुद्री होगी, थलीय में क्या बोलते हैं पर्वतीय हो सकती है, समतल भूमि की हो सकती है, दलदली कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, जंगली हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। जैसे मेडिकल क्षेत्र आ गया, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। बीमार हो गया व्यक्ति,
ठीक है, चलिए अगला है वर्तमान समय के समग्र युग में सुरक्षा का प्रश्न और भी व्यापक हो गया है। इसलिए व्यापक हो गया है मित्रों कि आज के समय में एक जैसे हमने आपको बताया ना, एक राष्ट्र सिर्फ आक्रमण से ही सुरक्षित नहीं है, एक व्यक्ति केवल अपने ऊपर होने वाले हमले से ही असुरक्षित नहीं है, एक व्यक्ति हर प्रकार से असुरक्षित है, उसके ऊपर आने वाले खतरे अनेक हैं। ठीक है, चलिए अनेक का मतलब आक्रमण से रक्षा, बीमारी से रक्षा, पर्यावरण से रक्षा, ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा, कपड़े से रक्षा, आत्मसम्मान की भी सुरक्षा करनी है। तो मानी सुरक्षा का कोई क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि मित्रों आत्मसम्मान के बाद हर आप देख सकते हैं व्यक्ति के पास सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन आप लोग कभी सुनते हैं ना कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? उसके पीछे तो कोई कारण रहा होगा। एक व्यक्ति भूख से मर जाता है, एक व्यक्ति प्यास से मर जाता है, आत्मसम्मान ग्लानि से मर जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन कहीं न कहीं उसके सम्मान को चोट पहुंचती है, तो अर्थात उसमें भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ठीक है, इसीलिए सुरक्षा का क्षेत्र व्यापक हो गया है। अगला आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एक गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जिसका अर्थ समय की सापेक्षता से ही समझा जा सकता है। समय की सापेक्षता का मतलब होता है मित्रों, जिस समय जिन चीजों की जरूरत हो वही चीज हितों की श्रेणी में आते हैं, और उन्हीं चीजों को प्राप्त करना, उन्हीं चीजों की आवश्यकता को पूरा करना और अपने लिए उसी चीज को बढ़ाए रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा श्रेणी में आता है। जैसे हमने आपको एक साधारण तौर पे छोटी सी परिभाषा हमने बताई है, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिस समय जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वे सभी चीजें उसके राष्ट्रीय हितों की श्रेणी में आते हैं, और उन्हीं सभी चीजों को सुरक्षित रखना और उसकी पूर्ति करना राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। आज ऐसा है, इसलिए है आज के समय में क्योंकि आज के समय में एक राष्ट्र पर जो ये खतरे मंडरा रहे हैं, कई प्रकार के परमाणु बमों का, पर्यावरण का, महामारी का, तो ये चीज एक ही राष्ट्र तक सीमित नहीं है। यानी पर्यावरण, अगर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी तो केवल भारत में ही नहीं होगी, संपूर्ण वर्ल्ड में होगी। अगर महामारी फैलेगी कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी, तो एक राष्ट्र में नहीं है, संपूर्ण विश्व में फैल गई, आपके आंखों के सामने आपने देखा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की जो है समस्या आ रही है, धरती पर तापमान बढ़ रहा है, तो केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व की स्थिति वही होगी। अगर जो है अन्य सारे खतरों में अगर साइबर आक्रमण होगा, तो साइबर आक्रमण केवल एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व का एक विश्वव्यापी खतरे के रूप में मंडराएगा। अगर परमाणु हमला होता है तो केवल एक राष्ट्र का विनाश नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व का विनाश हो सकता है, क्योंकि परमाणु हमला एक गोली नहीं है कि एक गोली से केवल एक व्यक्ति मरेगा। परमाणु हमला ऐसा हमला है कि अगर किनारे वाले राष्ट्र भी प्रभावित होंगे, अगर वो सर्वशक्ति संपन्न है तो अपनी गलती बर्दाश्त नहीं, अपने ऊपर किए गए आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए आज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो है केवल राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए सुरक्षित राज्य में विकास का प्रभाव। एक सुरक्षित राज्य है, हम कैसे माने कि कोई राष्ट्र सुरक्षित है और कोई राष्ट्र कैसे असुरक्षित है? क्या दिखाई देगा वहां पे? तो एक राष्ट्र में शांति बनी रहेगी, वहां पर स्थिरता रहेगी, राष्ट्र अपने आप में सुरक्षित महसूस करेगा, तब ये माना जाता है एक विकसित राष्ट्र है, इसके सारी जरूरतें इसकी पूर्ण हो रही हैं। रोजगार एवं गरीबी का निवारण होगा, अर्थात हर व्यक्ति अपने रोजगार में होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, गरीबी दूर रहेगी और उनका पिछड़ापन दूर रहेगा। और कमजोर राज्य में विकास का प्रभाव क्या दिखाई देता है? वो होती है गरीबी, बेरोजगारी एवं पिछड़ापन, ये बिल्कुल दिखाई देता रहेगा एक कमजोर राष्ट्र के लिए। हिंसा एवं अस्थिरता, हर स्थान पे मार काट, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद बने रहते हैं, राष्ट्र के अंदर अस्थिरता व्याप्त रहती है। जहां देखिए कहीं कोई आंदोलन हो रहा है, किसी आंदोलन की संभावना है, कहीं आग लगी हुई है, किसी विस्फोट होने की संभावना है, कहीं विस्फोट हो रहा है, यानी हर तरह से राष्ट्र में उथल पुथल मची हुई और सुरक्षा व्यवस्था उसकी कमजोर नजर आएगी।
ठीक है। संप्रभुता पर खतरा मंडराता रहेगा। संप्रभुता का मतलब वो राष्ट्र अपने अंदर और बाहर के कार्यों में स्वतंत्र कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उथल पुथल और मचने के कारण पड़ोसी राष्ट्र, बड़े राष्ट्र वहां पर किसी न किसी प्रकार हस्तक्षेप करते रहेंगे, चाहे सुरक्षा के नाम पर, चाहे जैसे भी हो, यानी उन सबको हस्तक्षेप करने का मौका उनमें मिलता रहेगा। जैसे पाकिस्तान में जब बांग्लादेश की घटनाएं होने लगी तो संपूर्ण विश्व तक फैल गई, लेकिन भारत केवल हस्तक्षेप किया भारत ने। हालांकि उस समय अगर राष्ट्र महाशक्तियों की अगर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होते तो शायद महाशक्तियां भी हस्तक्षेप कर सकती थी। अब भारत जो है उसने मानवता को दिखाते हुए हस्तक्षेप किया, जबकि मौका सबको था कि वहां पे मारकाट मची हुई है, चाहे मानवता के नाते चाहे जैसे भी हो हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, चलिए मित्रों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाकी अगले में हम लोग पढ़ेंगे अवधारणा के बारे में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।